नमस्कार। कभी सोचा है कि ये दुनिया जिसमें हम रहते हैं आखिर बनी किन चीज़ों से है? देखिए, जब हम यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी पीएससी एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, तो कुछ चैप्टर्स बिल्कुल फाउंडेशन की तरह होते हैं। आज हम ऐसे ही एक बहुत ज़रूरी चैप्टर खनिज और शक्ति संसाधन के मेन कॉन्सेप्ट्स को समझने वाले हैं। ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो सिर्फ हमारे प्लैनेट को ही नहीं, बल्कि हमारी परीक्षाओं को भी शेप देते हैं। यही सवाल हमें सीधे आज के टॉपिक के हार्ट में ले जाता है। असल में ये बिल्डिंग ब्लॉक्स और कुछ नहीं बल्कि खनिज ही हैं। यही हमारे रोजमर्रा के जीवन और बड़े-बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों का बेस हैं। तो चलिए इस सफर पर आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले समझेंगे कि खनिज क्या होते हैं, फिर जानेंगे कि ये कितने तरह के होते हैं और इन्हें निकाला कैसे जाता है। इसके बाद हम एक वर्ल्ड टूर पर निकलेंगे, ये देखने के लिए कि ये कहाँ-कहाँ मिलते हैं। फिर हम एनर्जी के सोर्सेज को समझेंगे और आखिर में फ्यूचर की एनर्जी पर भी एक नज़र डालेंगे। तो सबसे पहले सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये खनिज हैं क्या? बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहें तो जैसा कि यहाँ बताया गया है, खनिज एक नेचुरली मिलने वाला सब्सटेंस है जिसका एक डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्हें इंसान नहीं बनाते। इन्हें हम इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे रंग, डेंसिटी और हार्डनेस से पहचान सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से खनिजों का क्लासिफिकेशन और उन्हें निकालने के तरीके, ये दोनों समझना बहुत जरूरी है। इससे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाते हैं। ये फ्लो चार्ट खनिजों का एक बड़ा ही क्लियर क्लासिफिकेशन दिखाता है। जैसा हम देख सकते हैं, इन्हें मेन रूप से दो कैटेगरीज में बांटा गया है, धात्विक और अधात्विक। अब ये क्लासिफिकेशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रॉपर्टीज पर बेस्ड क्वेश्चंस अक्सर यहीं से बनते हैं। तो इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? सीधी सी बात है, धात्विक खनिजों में धातु होती है, अधात्विक में नहीं होती। अच्छा, धात्विक खनिजों को भी हम आगे दो पार्ट्स में बांट सकते हैं, लौ और अलौ। जैसा नाम से ही क्लियर है, लौ खनिजों में लोहा होता है जैसे आयरन ओर, और अलोहा में लोहा नहीं होता जैसे सोना या तांबा। तो सवाल यह है कि इन कीमती खनिजों को धरती से निकाला कैसे जाता है? इसके तीन मेन तरीके हैं। पहला है आखनन यानी क्वारिंग, जो सरफेस के पास मौजूद खनिजों जैसे संगमरमर के लिए यूज होता है। दूसरा है खनन यानी माइनिंग, जिसमें खुली खदानें या गहरी सुरंगें बनाकर कोयला या लौह अयस्क जैसे खनिज निकाले जाते हैं। और तीसरा है प्रवेदन यानी ड्रिलिंग। इसका इस्तेमाल पेट्रोलियम जैसे लिक्विड मिनरल्स को निकालने के लिए होता है जो बहुत ज्यादा गहराई में मिलते हैं। चलिए अब दुनिया के नक्शे पर एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि ये खनिज कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं। ये ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट प्रीलिम्स में मैप्ड बेस्ड और फैक्चुअल क्वेश्चंस के लिए बेहद ज़रूरी है। ये वर्ल्ड मैप हमें दिखाता है कि दुनिया के बड़े-बड़े मिनरल रिजर्व्स कहाँ हैं। अगर ध्यान से देखें तो पता चलता है कि कुछ खास इलाके कुछ खास खनिजों से भरे पड़े हैं, और यही चीज़ उन इलाकों की इकोनॉमी और जियोपॉलिटिक्स पर असर डालती है। आइए एक एक करके कॉन्टिनेंट्स को देखते हैं। शुरुआत करते हैं एशिया से, जो मिनरल रिसोर्सेज का कह सकते हैं एक खजाना है। चीन और भारत में दुनिया के कुछ सबसे बड़े आयरन ओर डिपॉजिट्स हैं, जो इन देशों के इंडस्ट्रियल ग्रोथ की रीढ़ हैं। वहीं जब टिन की बात आती है तो चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देश ग्लोबल प्रोडक्शन में सबसे आगे हैं। अब चलते हैं यूरोप की तरफ। ये कॉन्टिनेंट भी इंडस्ट्रियल मिनरल्स, खासकर आयरन ओर का एक मेजर हब है। यहीं के खनिजों ने यहाँ की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को फ्यूल किया था। रूस, यूक्रेन और स्वीडन जैसे देशों में इसके बहुत बड़े रिजर्व्स मिलते हैं। अच्छा, अब मेटालिक मिनरल से हटकर फॉसिल फ्यूल्स के डिस्ट्रीब्यूशन पर फोकस करते हैं, जो ग्लोबल एनर्जी डायनामिक्स को समझने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इस मैप पर कोयला और खनिज तेल के मेन एरियाज दिखाए गए हैं। आज भी दुनिया की ज़्यादातर एनर्जी नीड्स इन्हीं से पूरी होती हैं, और ये इंटरनेशनल रिलेशंस में भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब ये स्लाइड नेशनल और स्टेट लेवल एग्जाम्स के लिए समझ लीजिए बहुत ही काम की है। इसमें भारत के मेन मिनरल्स और उन्हें प्रोड्यूस करने वाले स्टेट्स की एक क्विक लिस्ट है। रिवीजन के लिए तो ये एकदम परफेक्ट है। और हाँ, इन जगहों को इंडिया के मैप पर आइडेंटिफाई करने की प्रैक्टिस जरूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि मैप द फॉलोइंग वाले सवाल तो हम सब जानते ही हैं कितने कॉमन हैं। अब हम अपने एनालिसिस के अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं। ये एक ऐसा क्लासिक एरिया है जहां से एग्जाम्स में डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। तो परंपरागत यानी कन्वेंशनल सोर्सेज वो हैं जिन्हें हम सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इनमें कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जैसे फॉसिल फ्यूल्स सबसे मेन हैं।
ये टेबल कन्वेंशनल सोर्सेज के प्रोज एंड कॉन्स की तुलना करती है। जैसे कोयला बहुत ज्यादा अवेलेबल तो है, लेकिन ये पोल्यूशन का एक बड़ा सोर्स भी है। वहीं हाइडल पावर साफ सुथरी एनर्जी देती है, लेकिन इसके लिए जो बड़े बड़े बांध बनते हैं उनसे लोकल कम्युनिटीज का डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। अब कन्वेंशनल फ्यूल्स के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के तौर पर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज सामने आ रहे हैं। ये नेचर में रिन्यूएबल हैं, यानी ये खत्म नहीं होते और फ्यूचर की एनर्जी नीड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तस्वीरें नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के दो मेजर टाइप्स को दिखा रही हैं। एक तरफ हम सोलर पैनल्स देख रहे हैं जो सूरज की रोशनी को सीधे बिजली में बदलते हैं, और दूसरी तरफ टाइडल एनर्जी का एक मॉडल है जो समुद्र की लहरों की पावर को यूज करता है। ये दोनों टेक्नोलॉजीज दिखाती हैं कि हम कैसे नेचर की शक्ति का इस्तेमाल एक सस्टेनेबल तरीके से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि इन नए सोर्सेस की भी अपनी चैलेंजेस हैं। देखिए, सोलर और विंड एनर्जी साफ सुथरी तो हैं, पर सोलर एनर्जी का इनिशियल इन्वेस्टमेंट काफी महंगा हो सकता है और पवन चक्कियों से पक्षियों को खतरा हो सकता है। इसी तरह न्यूक्लियर एनर्जी जबरदस्त पावरफुल है, पर उससे निकलने वाले रेडियो एक्टिव वेस्ट को सेफली मैनेज करना एक बहुत बड़ी चुनौती है, और मेंस में इस पर एनालिटिकल क्वेश्चंस अक्सर बनते हैं। और आखिर में हम बात करते हैं कंजर्वेशन की। ये मेंस एग्जाम्स और एसेस के लिए एक बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है, क्योंकि खनिज एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं, मतलब उन्हें बनने में लाखों साल लगते हैं और वो लिमिटेड हैं। इसलिए उनका संरक्षण कोई ऑप्शन नहीं, बल्कि एक जरूरत है। रिसाइकलिंग जैसे तरीकों से हम न सिर्फ इन कीमती रिसोर्सेज को फ्यूचर के लिए बचा सकते हैं, बल्कि माइनिंग के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को भी कम कर सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो इस चैप्टर के कंटेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एक बहुत बड़े और ज़रूरी टॉपिक से जोड़ता है। ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर हम सभी को, स्पेशली एस्पिरेंट्स को, गहराई से सोचना चाहिए। कभी सोचा है कि हमारी ये दुनिया, ये गाड़ियां, ये घर, ये सब कुछ असल में चलता कैसे है? आज हम धरती के उन्हीं छिपे हुए खजानों की बात करेंगे जो हमारे पैरों के ठीक नीचे दबे हैं और हमारी जिंदगी की हर चीज को पावर देते हैं। तो चलिए एक मजेदार सवाल से शुरू करते हैं। जो नमक हम खाने में डालते हैं और जिस पेंसिल से हम लिखते हैं, उसकी नोक में जो ग्रेफाइट होता है, भाई इन दोनों में क्या एक जैसा हो सकता है? एक खाने की चीज, दूसरी लिखने की। सोचिए जरा। इसका जवाब है कि ये दोनों के दोनों खनिज हैं, मिनरल्स, मतलब धरती के वो कुदरती तत्व जो हमारे आसपास हर चीज में मौजूद हैं। हमें बस उन्हें पहचानने की जरूरत है। तो आखिर ये खनिज हैं क्या? चलिए जरा और गहराई से समझते हैं इन छिपे हुए खजानों को। ये बात इसे बहुत अच्छी तरह समझाती है। सोचिए, जब हम एक बिस्कुट खाते हैं तो क्या हम उसमें चीनी, आटा, नमक, इन सब को अलग अलग देख पाते हैं? नहीं ना। बस ठीक वैसे ही हमारी धरती की चट्टानों में भी खनिज मिले हुए होते हैं जिन्हें हम अलग से नहीं देख सकते। ये वो कुदरती पदार्थ हैं जिनकी अपनी एक खास केमिकल बनावट होती है। ठीक है, तो ये तो पता चल गया कि खनिज क्या होते हैं, पर सवाल ये है कि ये कितने तरह के होते हैं और सबसे जरूरी, इन्हें धरती से बाहर निकाला कैसे जाता है? खनिजों की बात करते हुए एक शब्द बार बार सुनने को मिलेगा, अयस्क या ओर। अब ये ओर क्या है? आसान भाषा में ये वो पत्थर या चट्टानें हैं जिनमें खनिज की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि उसे निकालना फायदेमंद हो। समझिए कि ये खनिजों का खजाना है। मोटे तौर पर खनिजों को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक होते हैं धात्विक, मतलब मेटालिक, और दूसरे अधात्विक, यानी नॉन मेटालिक। धात्विक, जैसा नाम से ही जाहिर है, उनमें धातु होती है, लोहा, सोना, चांदी, ये सब। ये आमतौर पर हार्ड होते हैं, चमकदार होते हैं। इनको भी फिर दो हिस्सों में बांटा गया है। एक लौह, जिनमें लोहा होता है, और दूसरे अलौह, जिनमें लोहा नहीं होता, जैसे सोना और तांबा। और दूसरी तरफ है अधात्विक खनिज, जैसे चूना पत्थर, अभ्रक, इनमें कोई धातु नहीं होती। अब इन खजानों को जमीन से निकालने के भी भाई अलग अलग तरीके हैं। पहला है खनन या माइनिंग। ये जमीन की सतह के पास भी हो सकता है और बहुत गहराई में भी। दूसरा तरीका है प्रवेधन या ड्रिलिंग। ये खासकर तेल और नेचुरल गैस निकालने के काम आता है, जिसके लिए बहुत गहरे कुएं खोदे जाते हैं। और तीसरा है आखनन यानी क्वारिंग। ये तब होता है जब खनिज सतह के बिल्कुल पास पड़े हों, बस खोदो और निकाल लो। यहाँ देखिए, एक तरफ जमीन पर कितनी बड़ी बड़ी मशीनों से खुदाई चल रही है और दूसरी तरफ समंदर के बीचों बीच ड्रिलिंग रिग लगा है। मतलब
इन ज़रूरी चीज़ों को निकालने के लिए कितनी मेहनत और कैसी कैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। खनिज सिर्फ चीज़ें बनाने के ही काम नहीं आते, इनसे हमें वो एनर्जी भी मिलती है जिससे हमारी पूरी दुनिया चलती है। तो चलिए अब जरा ऊर्जा के इन स्रोतों को समझते हैं। एनर्जी के सोर्स भी मोटे तौर पर दो तरह के हैं। पहले हैं परंपरागत मतलब कन्वेंशनल सोर्सेज, जैसे कोयला, पेट्रोल। ये वो हैं जिन्हें हम सदियों से इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि ये एक दिन खत्म हो जाएंगे। और दूसरे हैं गैर परंपरागत यानी नॉन कन्वेंशनल, जैसे सूरज से मिलने वाली सोलर एनर्जी या हवा से मिलने वाली विंड एनर्जी। इनका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये कभी खत्म नहीं होंगे और पर्यावरण के लिए भी बहुत बेहतर हैं। चलिए अब कुछ खास उदाहरण देखते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे जाने पहचाने परंपरागत सोर्स से। पेट्रोलियम को काला सोना कहते हैं। है तो ये काले रंग का गाढ़ा सा लिक्विड, पर इसकी कीमत सोने से कम नहीं है। पर ऐसा क्यों? क्योंकि पेट्रोलियम सिर्फ गाड़ी चलाने के काम नहीं आता। इसी एक चीज से हमें डीजल और पेट्रोल तो मिलता ही है, साथ में केरोसिन, मोम, प्लास्टिक और इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले लुब्रिकेंट्स, सब कुछ इसी से बनता है। अब आई बात समझ में कि ये काला सोना क्यों कहलाता है। तो पेट्रोलियम तो लिमिटेड है। अब बात करते हैं एक ऐसे ऑप्शन की जो हमेशा उपलब्ध रहेगा और पर्यावरण का दोस्त भी है, और वो है बायोगैस। बायोगैस बनती है जैविक कचरे से, मतलब गोबर, सड़े गले पौधे, जानवरों के अवशेष, यहाँ तक कि हमारे किचन से निकलने वाला कचरा भी। इन सबको एक प्लांट में डालकर सड़ाया जाता है, जिससे गैस बनती है। ये तरीका खासकर गांवों के लिए तो एक वरदान जैसा है। तो इस बायोगैस में आखिर होता क्या है? इसमें सबसे ज्यादा होती है मीथेन गैस और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। और यही मीथेन इसे खाना पकाने और बिजली बनाने के लिए एक बेहतरीन ईंधन बनाती है। और बायोगैस का सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? इसके दोहरे लाभ हैं। एक तो इससे साफ सुथरी एनर्जी मिलती है, और दूसरा, गैस बनने के बाद जो कचरा बच जाता है वो खेतों के लिए एक बहुत ही शानदार खाद का काम करता है ना? आम के आम, गुठलियों के दाम वाली बात। लेकिन इन सारे संसाधनों को निकालने की एक कीमत भी होती है। इसका हमारे पर्यावरण पर क्या असर पड़ता है, ये समझना भी बहुत जरूरी है। खासकर आखनन, मतलब जब जमीन की ऊपरी सतह को खोदा जाता है तो उससे बहुत ज्यादा धूल हवा में फैलती है। इससे आसपास के इलाकों में एयर पोल्यूशन बढ़ता है, जो एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को अपने घरों तक लेकर आते हैं। हम और आप अपने लेवल पर क्या कर सकते हैं? एनर्जी बचाने की कुछ बहुत ही आसान तरीके हैं जिन्हें हम अपनी रोज की जिंदगी में अपना सकते हैं। जैसे जब कमरे में कोई न हो तो लाइट पंखे बंद कर देना। खाना बनाने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करना, क्योंकि उसमें खाना जल्दी बनता है और गैस बचती है। और गैस जलाने से पहले ही सारी तैयारी कर लेना। ये छोटी छोटी आदतें हैं, पर इनका असर बहुत बड़ा होता है। और ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि हर एक इंसान का छोटा सा कदम भी जब सब मिलकर उठाते हैं तो एक बहुत बड़ा बदलाव लाता है। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इस्तेमाल करने की नहीं, बल्कि बचाने की भी है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। हम सब जानते हैं कि ये खनिज एक बार खत्म हो गए तो दोबारा नहीं बनेंगे। ऐसे में आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या बनती है? इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।